मस्जिद अक्सा की मुनासबत से मुसलमानों का किबला अव्वल यानी अल-कुद्स, यहूदियों का यरूशला यानी यरूशलम और हजरत ईसा को मसलूब किए जाने वाले मकाम और पहले तारीखी चर्च की मुनासबत से जाए अकीदत रॉकेटों, बंदूकों और टैंकों के निर्गे में है, जहां चहारसू मौत रक्सा है। हमास की जानिब से जुनूबी इसराइल पर पैदर पैर रॉकेटों के हमलों से उठने वाले सायरनों की आवाज से तल अबीब और बेरशबी तक गूंज रहे हैं। दुनिया के 145 ममालिक में 18वें नंबर की बेहतरीन फौज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद खतूत पर उस्तवार दुनिया का मुनफरिद सिक्योरिटी सिस्टम, उसको हमास जैसे जंगजू ग्रुप ने ऐसा तिगनी का नाच नचाया है कि अमेरिका समेत पूरी मगरबी दुनिया सर पकड़कर बैठ गई है। एक ऐसे वक्त में यह सब कुछ हुआ है कि जब इसराइली आयरन डोम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था और महज एक हफ्ता कबल नेटो के डच एडमिरल को गजा पर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद साइबर सिक्योरिटी निजाम पर ब्रीफिंग दी गई थी, जिसे देखकर नेटो भी ऐसे ही सिस्टम की चाहत कर रहा था। मगर एक ही घंटे में हमास के 5000 रॉकेटों के बड़े हमले ने तमाम साइबर सिक्योरिटी निजाम को खाक में मिला दिया है। ये सूरत हाल इस लिहाज से इंतहाई गैर मामूली है कि गुज़श्ता निस्फ दहाई में इस नौइयत का कोई भी पहला वाकया पेश आया है। पिछली बार इसराइली रियासत को इस किस्म की सूरत हाल का सामना यौम कुपूर के मौका पर 1973 में करना पड़ा था। यह पहला मौका है कि जब हमास की जानिब से ज़बानी जमा खर्च से ज्यादा प्रैक्टिकली अमली तौर पर इजहार किया जा रहा है और कोर कमांडर समेत इसराइली फौज के आला अफसरान को यरगबाल बनाने के बाद उनके वीडियो मैसेजेस तक रिलीज कर दिया गया है। सलामती काउंसिल में कई बार यह मसला ज़ेरे बहस आ चुका है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारे 12 इस मामले पर बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता पौन सदी से यह मसला हल तलब है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इसराइली रियासत को हर किस्म की इमदाद और इयानत फराहम कर रहे हैं, जो मजलूम फलस्तीनियों के हुकूक पर डाके के मुतरादिफ है। इस बार भी गासिब इसराइली रियासत पर हमला होते ही अमेरिका ने इसके लिए $8 अरब की जंगी इमदाद का ऐलान कर दिया और यह ऐलान खुद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया है। अपने बयान में सदर बाइडेन हमेशा की तरह इसराइली रियासत के इकदामात से मुताल्लिक कुछ नहीं कह रहे, बस हमास के हमलों की मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। अब असल इम्तिहान मुस्लिम ममालिक और उनके हुक्मरानों का है कि वो इस सूरत हाल पे फलस्तीन और उसके मजलूम शहरियों की हमायत के लिए क्या किरदार अदा करता है। अफगानिस्तान में कायम तालिबान की उबूरी हुकूमत ने मशरिक वस्ता में नई सूरत हाल के पैदा होने के बाद ईरान, इराक और उर्दन से मुतालबा किया है कि वो उन्हें इसराइल के लिए रास्ता फराहम करे। अफगान तालिबान ने कहा है कि अगर इसराइल के हमसाया मुस्लिम ममालिक हमें गुजरने का हक दें तो बैतुल मक़दस को फतह करा लेंगे। ईरानी रहबर आला अली खामनाई के मुशीर रहीम सफ़वी ने कहा है कि हम फ़लस्तीन और मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी तक फ़लस्तीनी मज़ामतकारों के साथ खड़े हैं। उधर मिस्र और तुर्की ने सूरत हाल के संगीन नताइज से खबरदार करते हुए तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर दिया है, जबकि सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीन की गैर मामूली सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और फ़रीक़ैन से तशद्दुद और लड़ाई को फौरी रोकने का मुतालबा करते हैं। कतर ने सूरत हाल की मज़म्मत करते हुए इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इसराइल पर आयद की है। एक बयान में कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि हालिया कशीदा सूरत हाल और तशद्दुद का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। इस सिलसिले में ओमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से आलमी कवानीन के तहत कशीदगी रुकवाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद इस दूसरे बड़े जंगी महाज जिसे हमास ने तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन का नाम दिया है, ये जंग कब तक जारी रहेगी? अगर ये जंग यूं ही जारी रहती है तो आने वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया के तनाज़े से बदहाल मईशत किसी ग्लोबल रिसेशन में दाखिल हो जाएगी। सवाल तो ये भी है कि क्या दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर है? फलस्तीन और इसराइल तनाज़ा दरअसल है क्या? आज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करता है। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Israel is breaking international law. Residents in Gaza, militants as well. Kudüs giderse Medine'yi koruyamaz. אין חשמל, אין מזון, אין דלק, הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो मकाम वजह तनाज़ा है वो है यरूशलम, और इस एतबार से यरूशलम की तारीख जानना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यरूशलम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं।
यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी, यानी यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िब्ह अजीम के लिए लाया गया था। मसीही समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा वाक़ है जिसको हिस्टोरिकल चर्च माना जाता है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत कराते हैं। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जे के लिए आपस में बरसरे पैकार रहे हैं। कब कब किस किस ने यहाँ एक दूसरे को ढाया है और अपनी हुकूमत कायम की है, ज़रा क्विक ट्रेल आपके सामने रखते हैं। 5000 कबल मसीह में माहिरीन आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7000 साल कबल भी यरूशलेम में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 1000 कबल मसीह की बात की जाए तो किंग डेविड यानी पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया था, यानी किंगडम ऑफ इज़राइल का कैपिटल यरूशलेम को पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने डिक्लेयर किया था। और उसके बाद उन्हीं के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ फर्स्ट ज्यूइश टेम्पल तामीर किया था जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इसी तरह 589 कबल मसीह में बख्त नसर ने शहर को ताराज करके यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया था, यानी यहाँ से यहूदियों को बेदखल किया गया और 539 में यहूदी दोबारा यहाँ पर वापस आए, उनको वापस आने की इजाज़त दी गई। इसी तरह 30 ईस्वी आ जाती है जब रूमी सिपाहियों ने यीशु मसीह को मसलूब किया। और ये वो मकाम है मेरे सादा से पाकिस्तानियों कि 30 मसीह के अंदर जब यहाँ यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है, यानी यहाँ पर क्रूसिफिकेशन होती है, तो यही वो टिपिंग पॉइंट है कि जब मसीही यहूदियों के खिलाफ हो जाते हैं और यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगते हैं। वक्त का पहिया चलता रहता है। 638 ईस्वी में मुसलमान इस शहर पर काबिज हो जाते हैं। वक्त आगे बढ़ता है। 1099 ईस्वी में फिर मसीही सलीबियों ने इस शहर पर कब्जा जमाया, यानी मुसलमानों का आना, उनका जाना, फिर ईसाइयों का यहाँ आना और फिर दोबारा से इस शहर पर काबिज हो जाना, ये लगा रहता है। 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर शहर से निकाल दिया, यानी यहाँ से मसीही एक बार फिर बेदखल होते हैं। दोबारा 1229 में फ्रेडरिक दोम ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल किया। 1244 में एक बार फिर मुसलमानों का इस शहर पर कब्जा हो जाता है। 1517 में सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल किया, यानी बाकायदा तौर पर यहाँ ऑटोमन्स की हुकूमत आई। यानी 1517 में ऑटोमन्स का जो सूरज यहाँ तुलू होता है वो 1917 तक पूरी आबोताब से चमकता रहता है। यानी 1517 में तुलू होने वाला सूरज 1917 में जाके गुरूब होता है और इसके गुरूब होने की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प है। जंग अजीम अव्वल के अंदर जहाँ एक तरफ तो ब्रिटिशर्स होते हैं, बरतानिया और फ्रांस है, दूसरी तरफ जर्मनी है, तो बरतानिया की तरफ से डिवाइड एंड रूल के प्रिंसिपल पर अमल किया जाता है। वो एक तरफ यहूदियों के साथ हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ अरबियों को ये कहते हैं कि हम आपको ये इलाका दिलवा देंगे अगर आप हमारा जंग अजीम अव्वल के अंदर साथ देंगे। एक तरफ यहूदियों को ये वादा कर दिया जाता है कि अगर आप इस जंग अजीम के अंदर हमारे साथ रहेंगे तो अल्टीमेटली ये जो यरूशलेम का इलाका है वो आपके कब्जे में आ जाएगा। इस तरह दोनों मिलकर बरतानिया को मजबूत करते हैं। वहाँ पर अरब भी उस्मानियों के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ पर यहूदी भी बरतानिया का हाथ मजबूत करते हैं ताकि सल्तनत उस्मानिया को गिराया जा सके और बिलाखिर सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त होती है। 1917 में बाकायदा तौर पर इस इलाके का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। यूं 1917 में अंग्रेजी जर्नल एलन भी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया और फिर यहाँ पर भी बरतानिया का राज कायम हो गया और एक बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने में आई। 1878 में यानी 1878 में ऑटोमन्स की तरफ से जो सेंसस कराया गया था उसके मुताबिक यहाँ पर उस वक्त मुस्लिम आबादी 86 to 87% थी। क्रिश्चियन आबादी यहाँ पर तकरीबन 7 to 9% थी और इसी तरह ज्यूइश आबादी तकरीबन 3 to 4% थी। यानी ज्यूज यानी यहूदी सिर्फ 3 से 4% आबाद थे। लेकिन जैसे ही 1917 में ये कंट्रोल बरतानिया ने संभाला तो यहाँ की ज़मीनें यहाँ के ज्यूज को दी जाने लगी। यहाँ से बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों को निकाल बाहर किया गया और इसको एक ज्यूइश स्टेट के अंदर तब्दील करने के बड़े प्लान के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। अल्टीमेटली अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में इस शहर को फ़लस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम किया और इस वजह से किया कि 1947 वो मकाम था कि जहाँ पर बरतानिया ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि बरतानिया को भी इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। 1947 जब बरतानिया कोई भी हल तलाश करने में नाकाम रही जिस पर अरब और यहूदी दोनों मुत्तफिक हो सकें, इसलिए वो इस इलाके से इनखला के बारे में सोचता रहा। यानी बरतानिया ने सोचा कि अब वो यहाँ से विकेट कर जाए। जिस तरह वो यहाँ पर बरसगीर पाको हिंद के अंदर निकल रहा था और उसको अपनी पड़ गई थी, इसी तरह से इसराइल के अंदर भी बरतानिया निकलने की कोशिश कर रहा था। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के लिए एक नई कमेटी बनाई
3 सितंबर 1947 को इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कि बरतानवी इनखला के बाद इस जगह एक यहूदी और एक अरब रियासत के साथ साथ यरूशलेम के शहर को अलग अलग कर दिया जाए। यरूशलेम को बैनुल-अक़वामी निगरानी में रखा जाएगा। 29 नवंबर 1947 को जनरल असेंबली ने इस बारे में करारदाद भी मंजूर की। यानी ये तो तय हो गया कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन यरूशलेम के मुतालिक कुछ भी डिसाइड ना हो सका और ये कहा कि इसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाएगा। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत पर और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। और 14 मई 1948 को बरतानवी इक़्तिदार के ख़त्म होने से एक दिन कबल ज्यूइश एजेंसी के सरबरा डेविड बिन गोरियान ने ममलकत इसराइल के क़याम का ऐलान किया। यानी उस वक्त भी जाते जाते जो ज्यूइश सरबरा था उस वक्त का, उसने एक ऐसी हरकत की जिसने एक और तबले जंग बजा दिया। अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने यहाँ हमला कर दिया। सऊदी अरब ने मिस्री सरबराही में फौजी भेजी और यमन ने ऐलान जंग तो किया लेकिन बराह रास्त शरीक ना हुआ। अरब ममालिक ने जंग शुरू करने की वजह यह बताई कि खून खराबा बंद हो और ये उनके ममालिक तक ना फैल जाए। 1 साल की जंग के बाद जंग बंदी हुई और मौजूदा वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारा और जनूबी यरूशलेम पर उर्दन ने कब्जा कर लिया, जबकि मिस्र के कब्जे में गजा की पट्टी आई, गजा स्ट्रिप, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक इसराइल से 7 लाख फ़लस्तीनी या तो निकल गए या उन्हें निकाल दिया गया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक अरब रियासत बनना थी। वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। तकरीबन 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में अक्सरियत राय से इसराइल को रुकन मुंतखब कर लिया गया। इब्तदाई बरसों में वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियान सियासी तौर पर सबसे नुमाया रहे। इसी दौरान मरगम्बो से बचने वाले अफराद और दीगर मुसलमान और अरब ममालिक से निकाले गए यहूदियों ने भी इसराइल का रुख किया और महज 10 बरस में इसराइल की आबादी 8 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई और इसी अरसे में खुराक, मलबूसात और फर्नीचर की राशनबंदी हुई थी। फिर 1964 आता है जहाँ अरब ममालिक इस खदशे के पेश नज़र कि इसराइल दरियाए उर्दन का रुख मोड़कर उन्हें पानी से महरूम कर देगा, खुद इस दरिया का रुख मोड़ने पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल, शाम और लबनान के दरमियान मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1967 में इसराइल ने जब गजा की पट्टी पर कब्जा किया तो फ़लस्तीन के पानी के हुकूक पर तनाज़ा खड़ा हो गया। अरब कौम परस्तों ने जमाल अब्दुल नासिर की क़यादत में इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करते हुए इसको तबाह करने का ऐलान किया। 1967 में मसाइल इतने बढ़ गए कि अरब ममालिक ने अपनी फ़ौजों को मुतहर्रिक करना शुरू किया तो इसराइल ने पहल करते हुए 6 रोज़ा जंग शुरू कर दी, जो 6 डेज़ वॉर है। जंग में इसराइली फ़ज़ाइया ने अरब मुखालिफिन मिस्र, उर्दन, शाम और इराक पर अपनी बर्तरी साबित की। इस जंग में इसराइल ने गजा की पट्टी, वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे, जजीरा नुमा सिनाई और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया। यरूशलेम की हुदूद को बढ़ा दिया गया और मशरकी यरूशलेम भी इसराइल के कब्जे में आ गया। जंग के बाद इसराइल को फ़लस्तीनियों की तरफ से मज़ाहमत और सिनाई में मिस्र की जानिब से झड़पों का सामना करना पड़ा। दीगर गिरोहों की निस्बत 1964 में बनने वाली PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इब्तिदा में खुद को मादरे वतन की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद के लिए वक्फ कर दिया था। 1960 की दहाई के अवाखिर और 1970 की दहाई के अवाइल में फ़लस्तीनी गिरोहों ने इसराइल और दुनिया भर में यहूदी मकामात और अफराद को निशाना बनाए रखा, जिसमें 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स में इसराइली खिलाड़ियों का कत्लेआम भी शामिल है। जवाबन इसराइल ने इस कत्लेआम के मनसूबाबंदों के खिलाफ कत्ल की मुहिम शुरू की और लेबनान में PLO के सदर दफ्तर पर भी बमबारी की। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। और आज जो कुछ इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन हो रहा है, ये यौम कपूर के बाद दूसरा बड़ा इंसिडेंट भी गर्दाना जा रहा है। 1973 में 6 अक्टूबर को इसराइल पर शाम और मिस्र ने मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया था, जिसमें इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यहूदी अपने इस मजहबी दिन को यौम कपूर कहते हैं, जबकि फ़लस्तीनियों के लिए ये जंग रमज़ान है। ये 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहिदा किया और सिनाई मिस्र को वापस करना पड़ा। उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की थी। 1978 यानी 1978 में कैंप डेविड मुआहिदा हुआ। इसराइल और मिस्र के दरमियान अमरीका की सालिसी में अमन मुज़ाकरात हुए, लेकिन यरूशलेम के हवाले से अब भी कोई हल न निकला। 1993 से 1995 2 साल ओस्लो मुआहिदे पर काम चलता रहा। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में महदूद फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी पर मुत्तफिक हुए। यरूशलेम की हतमी हैसियत अभी तक हल तलब रही।
2000 से 2005 यानी रवा सदी के पहले 5 सालों में यानी सन 2000 से 2005 तक यरूशलेम पर कशीदगी की वजह से इसराइली तशद्दुद का एक नया दौर शुरू होता है। जुज़वी तौर पर यरूशलेम के मकाम पर यह कशीदगी जारी रहती है। और फिर रवा सालों में अगर इस तनाज़े पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो 2017 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हुए एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा खड़ा कर दिया। लेकिन उस पर सोने पे सुहागा तो ये कि 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन जैसे इस्लामी ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाते हुए मशरिक़ वस्ता के वसी तर अमन की उम्मीदें भी बढ़ाना शुरू कर दी। यरूशलेम का ये मसला इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ पहलुओं में से एक है। इसमें खुद मुख्तारी, खुद मुख्तार सरहदों, मुक़द्दस मकामात तक मजहबी रसाई और किसी भी मुमकिना अमन मुआहिदे में शहर की हतमी हैसियत के सवालात शामिल हैं। सूरत हाल रवा दवा है और यरूशलेम का मुस्तकबिल बैनुल-अक़वामी तशवीश और सफारतकारी का मौजू बना हुआ है। हमास के इसराइल पर रवा हमले की डायनामिक्स को समझने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमास दरअसल है क्या। हमास असल में ऐसे जंगजुओं का ग्रुप है जो गुरिल्ला वॉर लड़ने का पोटेंशियल रखते हैं, जैसे रॉकेट्स फायर कर सकते हैं। ये पोटेंशियल भी अब उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव किया है और इसमें कुछ सहूलतकार भी शामिल है। और हमास उन तमाम तर तंजीमों के रद्द-ए-अमल के तौर पर वजूद में आई थी जो ये समझते थे कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी तंजीमें असल में फ़लस्तीनियों का खून बहा रही हैं और फ़लस्तीनियों के असल अज़ाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं और ये लड़कर ज़ोर बाजू के ऊपर जो है इस मसले को हल कराने की अहलियत रखते हैं और ये फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर इसी अंदाज में कायम कर सकेंगे। हमास का इसराइल पर हमला कम से कम जुज़वी तौर पर नई इलाकाई सलामती की सफ़बंदियों को कायम करने की हालिया कोशिशों का मकसद था, जो रियासत के लिए फ़लस्तीनियों की उमंगों और ग्रुप के अहम हिमायती ईरान के अज़ाइम को ख़तरा बना सकता है। हफ्ते का हमला वाशिंगटन और रियाद के दरमियान दिफाई मुआहिदे के बदले में सऊदी अरब को इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता इक़दामात से मुमासलत रखता है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिससे तेहरान के साथ सऊदी अरब के हालिया ताल्लुकात पर ब्रेक लग जाएगी। यानी एक तरफ तो ईरान और सऊदी अरेबिया करीब आ रहे थे, फिर सऊदी अरेबिया और इसराइल के माबैन भी कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस हमले की डायनामिक्स इतनी ज़्यादा गहरी हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन ताल्लुकात और फिर सऊदी अरेबिया और इसराइल के माबैन जो कुर्बतें बढ़ रही थी, अब उनको भी एक हॉल्ट होगा, एक ब्रेक होगा। फ़लस्तीनी हुक्काम और एक इलाकाई ज़रिए ने कहा है कि हमास का हमला एक पैगाम भी था कि अगर इसराइल सलामती चाहता है तो फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और सऊदी अरेबिया की कोई भी डील ईरान के साथ इसकी हिरासत को ख़त्म कर देगी। गज़ा को चलाने वाले हमास के रहनुमा इस्माइल बनिया ने अल जज़ीरा टेलीविज़न पर कहा है कि मामूल के तमाम मुआहिदे जिन पर अब अरब रियासतों ने इसराइल के साथ दस्तखत किए हैं उससे ये तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा। ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह की सोच से वाकिफ़ एक इलाकाई ज़रिए ने मज़ीद ये कहा है कि ये सऊदी अरब के लिए एक पैगाम है जो इसराइल की तरफ बढ़ रहा है और इन अमरीकियों के लिए जो मामूल पर आने की हिमायत कर रहे हैं और इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। जब तक फ़लस्तीनियों को मसावात से बाहर रखा जाएगा उस वक्त तक पूरे खित्ते में कोई सलामती नहीं होगी। जो हुआ वो किसी भी तवक्को से बालातर है और ज़रा ये भी कहते हैं कि आज तनाज़े में एक अहम मोड़ है। दरियासना सऊदी अरब और इसराइल दोनों ने इशारा दिया है कि वो मामूल पर आने वाले मुआहिदे के करीब जा रहे हैं, लेकिन ज़राए ने पहले ये बता दिया था कि रियासत के अमरीकी दिफाई मुआहिदे को महफूज बनाने की अज़्म का मतलब है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए खातिर खा मरात हासिल करने के लिए मामूल के माहिदे को बरकरार नहीं रखेंगे। अब ये तो समझ लेना चाहिए कि हालात आज से चंद रोज़ पहले वाले नहीं हैं कि जिस वक्त G20 समिट के अंदर MBS भी ऐलान कर रहे थे कि वो इसराइल के बहुत करीब हो रहे हैं, अमेरिका भी बहुत करीब आ रहा था और जिस वक्त अब्राहम अकॉर्ड्स की अमलदारी पर काम हो रहा था। आपको याद होगा कि जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद थे उन्होंने अरब रियासतों को इसराइल के करीब लाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स किए थे और उस वक्त सऊदी अरेबिया की तरफ से इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया था, बावजूद इसके कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ा लिए गए थे। सऊदी अरब फिर भी दीगर इस्लामी ममालिक की तरफ देख रहा था कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ी इस्लामी ममलिकत समझते हैं। अब यकीनन सऊदी अरेबिया के लिए एक ऐसा पॉइंट है कि ऐसे वक्त में कि जब वो इसराइल के करीब आना चाहता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और दीगर टेक्नोलॉजी खास तौर पे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक सतह के ऊपर लेना चाहता था, तो अब शायद उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेक भी लगेगी और खित्ते का ओवरऑल अमन अब इसी खित्ते के साथ जुड़ गया है। यूक्रेन और रशिया के बाद अभी तक पूरी दुनिया उस असर से निकल नहीं पा रही थी कि एक बार फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर जो नई झड़प शुरू हुई है, यूँ लगता है कि किसी ना किसी तरह ये तीसरी आलमी जंग को भी दावत दे रही है, क्योंकि बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं। आप अगर इस खित्ते की डायनामिक्स को देखें तो एक तरफ तो शामी सरहद लगती है इसराइल के साथ
और बशारुल असद भी इस पर ऐलान कर चुके हैं। लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह भी ऐलान कर चुका है कि अगर फ़लस्तीनियों पर यूं ही मजालिम ढाए गए तो फिर हिजबुल्लाह भी इस जंग के अंदर कूद जाएगा। ईरान भी तबले जंग बजा रहा है, अमेरिका को भी बार बार खबरदार कर रहा है। और इसके पीछे जो आलमी ताकतें हैं, रशिया और चाइना जैसी, जो G20 समिट में भी नहीं गई थी और उनको अंदाजा था कि वहां पर रशिया कह चुका था कि अगर यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट इशू हुआ तो रशिया इसका बायकॉट करेगा। ना चीन गया ना रशिया गया। अब एक तरफ चाइना है, रशिया है, और फिर वो ईरान को इस्तेमाल कर सकते हैं, लबनान को इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरिया को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका है, नेटो है, वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या दुनिया एक बार फिर तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है और क्या ऐसी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है? तो इसका जवाब ये भी है कि तीसरी आलमी जंग के असर के अंदर तुम ऑलरेडी हैं। जब यूक्रेन और रशिया जैसी झड़प हुई तो वो भी दो ममालिक की झड़प नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया उसके असर में आई और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। तो इससे एक और बात भी देखने को मिलती है कि दुनिया एक बार फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन में जा सकती है। तेल की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। ओपेक ऑलरेडी रशिया के साथ मिलकर अमेरिका को सप्लाईज काटना चाहता था, इसलिए ताकि अमेरिकन इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन इकोनॉमी पकड़ में नहीं आ रही थी। अब अचानक से ये जो ब्रेक लगेगा, यकीनन पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। तो पूरी दुनिया को एक कंसेंसस तो डेवलप करना पड़ेगा। देखना ये पड़ेगा कि किस तरह से सीज फायर हो सकता है, किस तरह अमन की तरफ जाया जा सकता है। और अब भी दिखाई ये दे रहा है कि शायद कतर की सालिसी के अंदर कैदियों को छुड़ाने का जो तबादला है, या कैदियों का जो तबादला है, कैदियों को रिलीज कराने का जो मामला है, वो हो सकता है आने वाले चंद दिनों में, और इसी से शायद कोई ना कोई अमन का एक पैगाम जाएगा। अल्टीमेटली ऐसी तबाही होगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। अब गुज़श्ता कोई 4-5 रोज से ये जंग जारी है, मजीद कितने दिन तक ये जंग जारी रहती है, यूनाइटेड नेशंस इसमें क्या किरदार अदा करती है और आलमी ताकतें किस तरीके से इसमें अपना किरदार अदा कर पाएंगी आने वाले दिनों में, ये सवाल इंतहाई अहम होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।